बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कश्मीर नाज़रीन फिर निकल आया। कश्मीर से मज़ीद रैलियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। बजाय रुकने के, बजाय पीछे हटने के, कश्मीरी लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही उनकी ट्रेनिंग है। इसी तरह के वो लोग हैं। कश्मीरी लगभग 70 साल से भारत के साथ लड़ रहे हैं। वहाँ पे 10 लाख की फ़ौज दाखिल की गई मकबूजा कश्मीर में, वो फिर भी लड़ते रहे। अभी पाकिस्तानी फोर्सेस दाखिल की गई हैं आज़ाद कश्मीर में, तो यहाँ पे भी वो सरेंडर नहीं कर रहे, गोलियाँ खा रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने बड़ा सख्त फैसला किया है। बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया। पाकिस्तान के मीडिया को तो रिपोर्ट करने की इजाज़त भी नहीं है। मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए कुछ और दिया गया है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान। मीरपुर में हड़ताल कर दी अवाम ने, और सूरत हाल ये है कि 48 घंटों में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान के बीच में और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच में लड़ाई हुई, फायरिंग के वाक़यात भी हुए, और उनके नतीजे में बहुत सारे लोग शहीद हो गए। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो दावा है वो ये है कि 31 लोग उनके शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कई जगह पे कश्मीरियों की जानिब से जवाबी फायरिंग भी की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और उसके नतीजे में उनका दावा है कि 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक रेंजर्स के अहलकार की शहादत का भी दावा किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब 31 लोगों की शहादत गुज़िश्ता 48 घंटों में बताई जा रही है, और कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि मज़ीद लोग भी शहीद हैं, लेकिन अभी कन्फर्मेशन उनकी नहीं आई। बहरहाल इन्होंने फैसला किया कि वो रुकेंगे नहीं, वो और आगे बढ़ेंगे, और वो जाएंगे असम्बली की तरफ, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। अब मज़ीद लोगों को रोकना है, इन रैलियों को रोकना है या इनके रास्ते में रुकावट डालनी है, तो स्टेट को दोबारा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आलमी मीडिया इसकी अब भरपूर कवरेज करना शुरू हो गया है। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि गार्डियन ने भी इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, अमेरिकन मीडिया भी इसके ऊपर लिख रहा है, अल जज़ीरा ने इसके ऊपर बड़ी तफसीली रिपोर्टिंग की है, और ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट 30 पीपल आर alleged to have been killed in Pakistan administrated Kashmir in the past 2 days। यानी 2 दिन के अंदर इतने लोग जो है वो मारे गए हैं, और बड़ा ब्रूटल स्टेट क्रैकडाउन हुआ है, और जो पब्लिक के ऊपर जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर, और ये निहत्ते लोग हैं जिनको मारा जाता है। ज़्यादातर लोग निहत्ते हैं। बंदूक वाला आदमी तो ऐसे नहीं मारा जाता। बंदूक वाला आदमी तो आगे से रिएक्ट करता है, वो आगे से गोली चलाता है। ये तो निहत्ते लोग हैं जो शहीद हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारों को आप जानते हैं, कोई इमाम मस्जिद है, कोई उस्ताद है, कोई बुज़ुर्ग आदमी है, कोई नौजवान है, कोई बच्चा तालीम हासिल कर रहा था वो शहीद हो गया, एक पीएचडी कर रहे थे उसामा साहब, वो भी शहीद हो गए, एक एयरफोर्स का नौजवान है ऑफिसर, उसके वालिद भी शहीद हो गए। तो ये सारे आम लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं। 1-2 गोलियां लगी हैं कमांडर फारूक को। ये कमांडर फारूक जो हैं, इन्होंने माजी में एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। जब इंडियन फोर्सेस दाखिल हो गई आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तानी फोर्सेस उनको नहीं रोक पाई, तो उस वक्त कमांडर फारूक ने, ये फारूक साहब ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर लोकली भारतीय फ़ौज का मुकाबला करना शुरू किया, और इन्होंने इतना शदीद मुज़ामत की और इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया कि भारतीय फ़ौज को वापस मकबूजा कश्मीर की हदूद में धकेल दिया, और इन्होंने हिफाजत की आज़ाद कश्मीर के उस पूरे खित्ते की जिसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा था इंडिया। यानी जहां पाकिस्तान की फ़ौज बेबस हुई, वहां पे मकामी लोगों ने निकल कर हथियार उठाकर मुकाबला किया भारतीय फ़ौज का। उसके बाद ना इन्हें कमांडर फारूक का खिताब दे दिया गया। पहले फारूक इनका नाम था, फिर इन्हें कमांडर फारूक का खिताब दिया गया। फ़ौजी हलकों में इन्हें बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता था। लोग इनसे बहुत प्यार करते थे कि इन्होंने अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए भारत की एक ताकतवर फ़ौज का मुकाबला किया था अपने चंद साथियों के साथ। अब कमांडर फारूक को भी 2 गोलियां मारी हैं। यानी वो कमांडर फारूक जिसने भारतीय फ़ौज से आज़ाद कश्मीर के रकबे को बचाया था, और जो वो कब्जा करने जा रहे थे वो कब्जा छुड़वाया था। अब वो कमांडर फारूक जो है वो राह का एजेंट है। यानी ये पाकिस्तान की हुकूमत तो यही कहती है ना, बिलावल की जो हुकूमत है वो भी यही कहती है। यानी बिलावल के मुताबिक ये लोग दहशतगर्द हैं, बिलावल के मुताबिक ये लोग शरपसंद हैं, बिलावल की हुकूमत के मुताबिक ये लोग इंडिया के एजेंट हैं, और ये पाकिस्तान मुखालिफ शरपसंद अनासिर हैं, तो इन्हें कुचलना बहुत ज़रूरी है। बिलावल की पार्टी तो यही कह रही है, बिलावल भी यही कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल इनके मुतालबात भी दोहराता है ताकि अवाम का वोट मिल जाए।
बड़ी इनकी ऑकवर्ड सिचुएशन है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम भी रखा हुआ है, उनके मुतालबात के हक में बात भी करते हैं क्योंकि अवाम उन मुतालबात के साथ खड़ी है। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में, इतनी बुरी सिचुएशन में कभी किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ा। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों के अंदर जड़ें थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पहले यहाँ पे हुकूमत भी कर चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने भी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, वो भी नहीं लड़े। तो अब गेम जो है वो सारी हुकूमत के पास आ गई। पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर इलेक्शन लड़ना था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इलेक्शन के नताइज पहले से ही तय कर लिए गए, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज पहले से तय कर लिए गए थे। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंदे मार दिए ना इतने सारे, इसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ना ये इन लाशों को छुपा पा रहे हैं। एक एक रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा कर लिया है आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने, और वो ये मानने को तैयार नहीं है। उनके ओवरसीज़ में बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, बल्कि सबसे बड़ी तादाद में ओवरसीज़ उनके हैं, बरतानिया में ख़ास तौर पे। तो कश्मीरी यहाँ पे भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, हर फोरम के ऊपर जा रहे हैं, उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन सारी चीज़ों को मैनेज तो करना है, तो मैनेज करने के लिए इन्होंने नूरा कुश्ती शुरू करवाई है। इलेक्शन के नताइज पहले से तय थे, उसका एक बड़ा सबूत अता तारड़ का एक स्टेटमेंट है। ये जरा एक लाइन का स्टेटमेंट है अता तारड़ का, जरा आप सुनिए ये क्या कह रहा है। आज आपने देखा कि सिर्फ रावला कोट में 6 लाख वोट जो है वो पूरे इलाके में कास्ट हुआ। देखिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ का कहना है कि रावला कोट में 6 लाख वोट कास्ट हो गया। भाई, रावला कोट में तो अभी वोटिंग ही नहीं हुई, रावला कोट में तो अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ। बेचारों को अब स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा। ये पहले से इनको पर्चियां दी हुई थी कि फलां फलां जगह पे इतना इतना वोट कास्ट होगा, इतना वोट आपको पड़ जाएगा, इतना इनको पड़ जाएगा, इतनी सीटें आपको दे देंगे, इतनी सीटें आपको दे देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हम हुकूमत दे देंगे बिलावल को, और यहाँ कश्मीर में हुकूमत दे देंगे मरियम को। तो आप लोग दोनों खुश रहेंगे, एक हुकूमत आप ले लें, एक हुकूमत आप ले लें, बस आपस में आप नूरा कुश्ती करते रहे। अब जब खून बह गया ना सिक्योरिटी फोर्सेज से, और वो बड़े पैमाने पे खून बह गया और आलमी सतह पे ये खबर भी आना शुरू हो गई, तो इस दबाव से निकलने के लिए बिलावल को और मरियम को ड्यूटी दी गई कि अब आप नूरा कुश्ती शुरू कर दें, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा नूरा कुश्ती करें। अब अंदाज़ा करें, मरियम कहती है कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है, ये मरियम ने पूछा। अब बंदा पूछे, इसका पूरा टब्बर जो है वो जाली इलेक्शन में जीत कर आया हुआ है मरियम नवाज का। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से चारों शाने चित हुआ था, बेड़ा गर्क करके रख दिया था यास्मीन राशिद ने। फिर नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने लास्टिक की शलवार पहना दी, आधी रात को वहां का RO तब्दील करके। इतनी खौफनाक धांधली है नवाज शरीफ के हल्के में कि अगर नवाज शरीफ के सामने भी आप रख देना वो सारे डॉक्यूमेंट, और उससे कहें कि जाली रिजल्ट बना दे, तो वो खुद भी नहीं बना सकता बेचारा। तो एक तो ये नवाज शरीफ इनका जो टब्बर का सबसे बड़ा आदमी है, वो चोरी करके आया इलेक्शन, बारीक वारदात तो वो थी। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ कैसे जीता, हमजा कैसे जीता, मरियम खुद महर शराफत से इलेक्शन हारी है, आलिया हमजा ने शिकस्त दी है हमजा शहबाज को। तो ये तो इलेक्शन सारे के सारे हार गए थे। ये हारे हुए इलेक्शंस के बाद इनको फॉर्म 47 जारी किया गया है। अब शर्जील इनाम मेमन जो है सिंध से, वो वहां से स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहे हैं जी कि ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे, तो ये मैंडेट तो सारों को मिले थे। अब ये और स्टेटमेंट आप सुने, फिर मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ। ये पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये तो बहुत ही लो किस्म का इनका इंटेलेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट आप सुने। बिलावल ने कल किसी का गिरेबान पकड़ा, रात तक पाँव पकड़ के वजाहतें देता रहा। क्योंकि बिलावल ने कल स्टेटमेंट दिया था ना एस्टेब्लिशमेंट और रियासत के खिलाफ, तो बाद में रात को पाँव पकड़ के वजाहतें देता रहा टीवी चैनल्स पे बैठ के। ये जनाब उसको टॉन्ट किया है। कि एक और चीज़, बिलावल का स्टेटमेंट है, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हुए हैं। तो ये बिलावल ने भी स्टेटमेंट दे दिया। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत धांधली की गई है। फिर शर्जील मेमन आता है, वो कहता है ऐसा भी हुआ है कि इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पर 110% तक वोट पड़े। ये जो हुआ था 2024 के इलेक्शन में, जब PTI को निकालने के लिए आसिम मुनीर साहब ने पूरी गेम डाली थी। अच्छा, ये सारे एक दूसरे को कह रहे कि तू भी धांधली से आया, वो कह रहे तू धांधली से आया। ये नहीं बता रहे लेकर कौन आया। अब्बा जी का नाम नहीं लेंगे दोनों। बिलावल कह रहा है कि तुम्हें धांधली से लाया गया, ये नहीं बताएगा कौन लाया।
उधर पीएमएलएन वाले भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी धांधली से लाया गया, ये नहीं बताएंगे कौन लाया। ये कभी भी बूट वाली सरकार का नाम नहीं लेंगे। बूट को ये पॉलिश करते रहेंगे, आपस में ये कुत्तों की तरह कुत्तम कुत्ता रहेंगे। और इन्हें अभी हुक्म दिया गया है कि कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ो ताकि अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। लोग रोटी को चोची नहीं कहते, लोगों को पता है कि आप लोग अब कुत्तम कुत्ता हुए हैं, तो उसकी वजह यह है कि वहां पे इंसानों की जानें चली गई हैं। 200 लोगों को गोली मार दी है, कोई 31 लोग शहीद हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट अब यह चाहती है कि आप नूरा कुश्ती करके तवज्जो को हटाएं। पहले से जानते हैं किसकी हुकूमत आ रही है, किसकी नहीं आ रही। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। इसकी बहन को बिलावल की, बिलावल का स्टेटमेंट है, बिलावल की बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे मुखालिफ उम्मीदवार ही उठा लिए गए थे। बताया था ना मैंने आपको, बिलावल की बहन है आसिफा जरदारी, उसको जितवाने के लिए सारे उम्मीदवार बिठा दिए गए, जो रह गए वो उठा लिए गए और गैर कानूनी तौर पे उसको अकेला बिला मुकाबला इलेक्शन जितवाया गया। यह बताएगा कि धांधली क्या होती है। सिंध की आप जमात इस्लामी वालों से जाकर पूछ लें, अभी उनके अमीर ने स्टेटमेंट भी दिया है। कराची की 22 सीटों में से 15 एमक्यूएम को दी गई, 7 दी गई पीपल्स पार्टी को, हालांकि इनकी एक भी नहीं बनती थी। पीपल्स पार्टी कराची से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो एमएनए की एक भी सीट नहीं इस वक्त जीत सकती। एमक्यूएम जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो अल्ताफ हुसैन के बाद कराची की एक भी सीट नहीं जीत सकती। अल्ताफ हुसैन को तो लोग फिर भी वोट डाल देते थे, उसको पसंद करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। देखिए, जो सच है वो सच है। ऐसा नहीं है कि अल्ताफ हुसैन बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। जब आप बात करते हैं लोगों से, लोग आज भी अल्ताफ हुसैन के नजरिए को बाज लोग पसंद करते हैं। वो कहते हैं जी ये बातें उसकी ठीक थी, हालांकि बहुत तबाही भी फेरी, बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन लोग आज भी, यानी इन सारों से ज्यादा तो अल्ताफ हुसैन को अभी भी फॉलो करते हैं। वो उसको कौन वोट डालता है, फारूक को या वो बाकियों को, वो जो एक पाक सरजमीन पार्टी बना के आ गया था, एक वो मेयर जो हुआ करता था पहले, ये सारों को कोई पसंद नहीं करता। ये सारे अल्ताफ हुसैन की वजह से लीडर बने फिरते थे, इन्हें कोई वोट भी नहीं डालता। इनको 15 सीटें उठा के एस्टेब्लिशमेंट ने दे दी फार्म 47 पे। तो ये सारे के सारे जाली सीटों और जाली हुकूमत के पैदावार हैं। अब बिलावल जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, फार्म 47 की वजह से जा रहा है, कोई वजीर आला है तो बच्चा बच्चा जानता है, कोई कारकर्दगी नहीं, फार्म 47 से ये बनी है वजीर आला, मरियम नवाज को कह रहा है। भाई बिलावल साहब पहले ये बताएं कि आपके अब्बा जी सदर पाकिस्तान कैसे बने, किन वोटों से बने? यही फार्म 47 वाले जीत कर आए, इन्होंने वोट डाला, जाली वोटों से फिर आपके वालिद साहब बने सदर पाकिस्तान। तो आसिफ अली जरदारी को कहो कि अब्बा जी आप जाली वोटों से बने, आप इस्तीफा दे के घर जाएं सबसे पहले, फिर ये करो ना। वो नहीं करेगा कभी भी। ना ये कभी आसिम मुनीर का नाम लेगा कि धांधली क्यों करवाई, ना ये कभी अपने अब्बा जी को कहेगा कि जनाब आप इस्तीफा दे दें। उसकी वजह यह है कि नूरा कुश्ती है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जैसे इन्होंने हमेशा बनाया। तो चेयरमैन सेनेट भी इन्होंने अपना बनवा लिया, सेनेटर भी अपने बनवा लिए, 3-3 गवर्नर ले लिए, 3-3 वजीर आला ले लिए। आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया, उनको एक्सटेंशन दे दी, उनको इस्तिस्ना दे दिया, आईनी अदालतें बना दी, अदलिया और पार्लियामान को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की लॉन्डी बना के रख दिया। और अब आगे चौड़े होकर जनाब सारे बजट भी खुद ही पास करवाए। यानी 2022 का बजट इन्होंने पास करवाया, 23 का इन्होंने करवाया, 24 का इन्होंने करवाया, 25 का इन्होंने करवाया, 26 का इन्होंने करवाया। 5 बजट उनके साथ मिलकर पास करवाए। पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ लिया इन्होंने, उनकी जेबें काट ली इन्होंने मिलकर, और अब कह रहे हैं जनाब हमने नूरा कुश्ती करनी है, देखो और तालियां बजाओ। लोगों को दिलचस्पी कोई नहीं है। ये नूरा कुश्ती करके आपस में लड़ लड़ के तबाह हो गए, मगर अवाम को इसमें किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम को पता है कि झूठ है, फ्रॉड है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हकीकत समझा जाए। अब नाज़रीन, इस्लामी जमीयत तलबा के ये स्टूडेंट्स थे, जो कल मैंने आपको बताया था ना कि एक जेनजी का एहतजाज शुरू होने जा रहा है कुछ इस्लामाबाद में। तो ये इस्लामी जमीयत तलबा वाले थे और इनको रुकावट नहीं डालेगी, पुलिस ने इनको डंडे भी नहीं मारे, फौज ने वहाँ पे गोली भी नहीं चलाई। ये वहाँ पे गए नेशनल प्रेस क्लब के सामने, बहुत बड़ी तादाद नहीं थी लेकिन फिर भी खवातीन भी आई थी, कुछ और बच्चे भी आए थे। तो इन्होंने वहाँ पे एक मुख्तसर एहतजाज किया है, बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे क्योंकि इस्लामी जमीयत तलबा है, ये कोई पाकिस्तानी तलबा की वैसे ओवरऑल कोई कॉल नहीं थी कि सारे के सारे निकल कर आ जाएं। लेकिन अच्छा हुआ, एक आगाज़ तो हुआ है। और वैसे भी जमात इस्लामी को थोड़ा सा फ्री हैंड मिलता है। जमात इस्लामी को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये मौका देती है, जब भी उन्हें लगता है कोई बड़ा एहतजाज होने वाला है तो वो उन्हें कहते हैं कि आप एक नॉर्मल एहतजाज करके चीज़ों को नॉर्मलाइज करें और थोड़ा सा आप मायूसी भी फैलाएं। तो जमात इस्लामी ये ड्यूटी करती रहती है। बहरहाल ये इस्लामी जमीयत तलबा को शाबाश कि उन्होंने कम से कम ये स्टेप लिया। उन्होंने अच्छी तकारीर की, मैंने कुछ बच्चों की तकारीर सुनी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं।
और उन्होंने ये इस बारे में तो ज़रूर उन्होंने आवाज़ उठाई कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बेचना बंद किए जाएं। ये जो बांट देते हैं ना सर्टिफिकेट के, कायदे आज़म की बहन भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। तो बच्चों में इतना शऊर है कि वो हक और सच की बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि चलो एहतजाज शुरू हो गया। अब देखते हैं कि आगे और इसमें कितनी शिद्दत आती है या कितना ज़्यादा और पाकिस्तान में एहतजाज होता है। देखिए, ये सारा जो मामला आज़ाद कश्मीर का है ना, इसको आप अपने जहन में बिठा लें कि ये इलेक्शन को चोरी करके कठपुतली सरकार बनाने का मामला है और इसमें कुछ नहीं। यानी कुछ भी करके इलेक्शन को चोरी करना है और एक कठपुतली सरकार बनानी है जिसके ज़रिए से आज़ाद कश्मीर के रीजन को अपने कंट्रोल में रखना है। और मैं एक गुजारिश ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ना इस वीलॉग में जाते जाते करना चाहता हूं। ये जो अमेरिका में रहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी या बरतानिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं ना, इनको एक बीमारी लगी हुई है। देखें, मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, इनमें बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज पता क्यों हो जाते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे छोटा सा प्रोटोकॉल चाहिए होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप जहाज से बाहर निकलते हैं तो एक बंदा खड़ा हुआ होता है, वो आपसे 5-10 हज़ार रुपया भी ले लेता है टिप। तो वो आपका बैग पकड़ लेता है, आपका बैग लेकर जाता है, आपसे आपके पासपोर्ट पकड़ लेता है, फौरी तौर पे आपको लाइन से निकाल के जाके आपके वो पासपोर्टों के ऊपर स्टैंप करवा देता है, आपको प्रोटोकॉल के साथ आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता है और आपका सामान भी वही बंदे जो है वो कलेक्ट करके आपकी गाड़ी तक ले आते हैं। बस ये वाला जो प्रोटोकॉल है ना, ये हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस प्रोटोकॉल के लिए ना हम मरे जा रहे होते हैं कि जनाब हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, हम अमेरिका से आ रहे हैं, हम जनाब बरतानिया से आ रहे हैं, हम यूरोप से आ रहे हैं। सब लोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग जो कंप्रोमाइज होते हैं वो इस वजह से होते हैं। इन ममालिक में अगर आप अपना सामान खुद उठा सकते हैं, जहां पे आप रहते हैं या जहां पे आप काम करते हैं, अगर 10 मिनट आप लाइन में खड़े हो जाएं, 15 मिनट आप लाइन में खड़े हो जाएं और अपने पासपोर्ट को खुद स्टैंप करवा लें, तो आपको इनका एहसान नहीं लेना पड़ेगा। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्या देते हैं जनाब? ये एयरपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल देते हैं और आने जाने का प्रोटोकॉल देते हैं। तो ये प्रोटोकॉल को छोड़ दें, इक्वालिटी पैदा। अगर कोई आदमी प्रोटोकॉल ले रहा है पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे, ये मेरी बात आप सब लोग अपने दिमाग में बिठा लें, जब आप खुद प्रोटोकॉल नहीं लेंगे ना तो कोई और भी नहीं ले सकेगा। जब कोई लेगा उसकी मंजी ठोक दें आप वहीं पे एयरपोर्ट पे, कैमरा निकालें, वीडियो बनाएं, शोर मचाएं। आप ये कहेंगे ये होता कौन है प्रोटोकॉल में आगे जाने वाला? ये हमारे जहाज में बैठा हुआ था, लाइन में लग के पीछे से आगे करे जो करना है इसने। 4, 5, 7 दफा आप ड्रामा करेंगे, ये FIA वाले, ये सारे ASF वाले, ये बाकी जितने भी एजेंसियों वाले, ये सीधे होकर बंदे के पुत्र बन जाएंगे। इन प्रोटोकॉलों की आदतों ने खराब कर दिया सबको, और इसकी वजह से ये छोटा सा कंप्रोमाइज है, इसकी वजह से सारे ताल्लुकात बनाते हैं। और आपको पाकिस्तान में मिलता क्या है? क्या आप वहां जाते हैं, कोई आपको मुफ्त में वो खाना देते हैं? कोई आप पाकिस्तान में जाते हैं तो मुफ्त में आपको कोई सिक्योरिटी मिलती है? क्या आप पाकिस्तान में जाते हैं वहां मुफ्त तालीम मिलती है, मुफ्त इलाज मिलता है? कुछ भी नहीं है। 1 टके की सहूलत आपको नहीं मिलती पाकिस्तान में जो ओवरसीज है। सिर्फ एक सहूलत मिलती है कि एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल लग जाता है अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की साइड पे खड़े हो। इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता ना। तो लानत भेजें ऐसे प्रोटोकॉल पे जिसकी कीमत आपकी कौम चुका रही है और अपना खून देकर चुका रही है। तो आज के बाद एक बात का तहिया करें, खास तौर पे मेरे आजाद कश्मीर के बहन भाई, कि आप पाकिस्तान जाएंगे और आप प्रोटोकॉल नहीं लगवाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको प्रोटोकॉल लगवाने की। किसी ऑफिसर को फोन ना करें, सीधा लाइन के अंदर जाएं। 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, और चलो 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा। देखें आपके लोग कितना खून बह गया उनका। इससे सीखें। आप जब प्रोटोकॉल देते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उन्हें लगता है ये तो हमारे साथ है। लिहाजा अपने लोगों के साथ खड़े हो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।